Hello student, today we discuss about the Michelson interferometer. It is an optical device which helps us in the representation of interference fringes, determination of wavelength, determination of refractive index, and also wavelength difference between two closed spectral lines. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर के बारे में, जो इंटरफेरेंस की घटना को रिप्रेजेंट करने वाला ऑपरेटस है और इसकी सहायता से लाइट की कई प्रॉपर्टीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन टू वेरी क्लोज्ड स्पेक्ट्रल लाइन्स लाइक सोडियम D1 D2 लाइन। तो ये ऑपरेटस स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज होता है रिजॉल्व करने के लिए। दो क्लोज्ड लाइन को अलग अलग देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब एप्लीकेशंस इसमें पढ़ेंगे कि माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो एक टॉपिक लेंगे माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर। तो ये फिजिकल ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर, एवरी पेराट इंटरफेरोमीटर, जेमिन्स इंटरफेरोमीटर। तो कई तरह के इंटरफेरोमीटर बनाए गए हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे अबाउट माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर। तो इसका मीनिंग है इट इज एन optical device which help us in the formation of interference fringes of equal inclination। न्यूटन्स रिंग इक्वल थिकनेस फ्रिंज बनाता है, तो ये बनाता है फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन एंड आल्सो हेल्प टू determine the wavelength रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेते हैं वेवलेंथ डिफरेंस, between two very closed spectral lines, जैसे D1 D2 सोडियम लाइन होती है, उसको सेपरेट करके रिजॉल्व करती है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड सो ऑन। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इंटरफेरोमीटर का मीनिंग है कि इस इंटरफेरोमीटर से हम लोग करते क्या हैं
तो ये एक डिवाइस है जो ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर काम करता है, उसमें इंटरफेरेंस की घटना को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट का। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है और इसमें फ्रिंज जब बन जाती है तो उसकी सहायता से हम लोग लाइट की कई कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज फाइंड करते हैं, जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगी, वेवलेंथ डिफरेंस क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग वर्किंग में एक्सप्लेन करेंगे कैसे काम करता है ये। तो इस ऑपरेटर्स का देखिए, इट्स कंस्ट्रक्शन and working principle is shown as following। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, कैसे ये काम करता है। तो इसमें जो डिवाइस यूज होती है उसको हम लोग ऐसे लेंगे, टू प्लेन मिरर परपेंडिकुलर होंगे, एक प्लेट होती है ऐसे 45 डिग्री पर, एक मिरर इधर लिया जाता है, वर्टिकल, एक प्लेट इसके पैरेलल ली जाती है, इसके बीच में एक लाइट सोर्स होता है। इस लेंस के फोकल प्लेन में रख दिया जाता है लाइट सोर्स को, तो इससे जाने वाली रेज पैरेलल हो जाती है, इससे लाइट रेज ऐसे इस पर पड़ेगी। पढ़ने के बाद डेंसर मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है, पार्शियली रिफ्लेक्टर होता है, पार्शियली ट्रांसमीटर, तो ये पाथ से डेविएट होकर ऐसे निकलती है और इस प्लेन मिरर पर जाती है। इसी का कुछ पार्ट इस सिरे से रिफ्लेक्ट होता है और यहाँ पर इस प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर ऐसे दो पार्ट में एक रेज बढ़ जाती है। पार्टली रिफ्लेक्टर बनाया जाता है इसको, पार्टली ट्रांसमीटर। तो ये प्लेन मिरर होंगे ऐसे। अब यहाँ से जो रेज है, लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यहाँ से तमाम रेज ऐसे इमर्ज आउट होती है और ये रेज यहाँ से इस लेंस द्वारा पैरेलल रेज बन करके ऐसे किसी एक रेज को हम लोग दिखा रहे हैं, बाकी सभी रेज ये पैरेलल इस पर पड़ेगी और सबका नेचर ऐसे ही होगा, जाएगी
यहाँ से कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, पूरे प्लेन मिरर पर पड़ेगी। तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स होगा। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स से रेज निकल रही है और ये रेज लेंस के माध्यम से हम लोग इस पर डालते हैं। इसको कहते हैं प्लेट। मान लीजिए ये P1 है और ये प्लेट P2। यहाँ से जो रेज जा रही है नॉर्मली इस पर पड़ती है और अपने ही पाथ पर रिफ्लेक्ट होती है। प्लेन मिरर है ये, सपोज कीजिए M1 और ये प्लेन मिरर है M2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे जाएंगे। इस प्लेट का फंक्शन क्या है ये एक्सप्लेन होगा। अब यहाँ से जो रेज आती है रिटर्न हो करके यहाँ पर जा रही है रेज, फिर नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर के आती है इस पर। तो ये रेज यहाँ से दोनों ये आते समय रिटर्न होगी और ये आ रही है, ये भी इसको पार करके ऐसे नीचे की ओर जाएगी। तो दोनों रेज ऐसे पास करके निकलती है। प्रिंसिपल क्या है ये एक्सप्लेन किया जाएगा। अब ये रेज जो आती है यहाँ से, तमाम रेज ऐसे ही जाएगी, यहाँ पर इस पर जाएगी, फिर रिटर्न होगी, फिर आएगी। तो ऐसे तमाम इस प्लेट से रेज पास करके आती है, यहाँ से भी आएगी ऐसे। तो सभी रेज इसमें इस तरह से उनका प्रोपोगेशन होगा रिटर्निंग के दौरान, दोनों मिल करके आएगी। तो इस रेज को टेलीस्कोप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वर का डिवाइस है, जो ऑब्जर्वर इसको देखना चाहता है, देख रहा है इस रेज को। तो ये ऑब्जेक्टिव है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, आई पीस लगाकर देखा जाता है। तो मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, कोई इधर देख रहा है, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर होगा और ये टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा। अब ये रेज जो होगी इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है, सीधे आएगी यहाँ पर और ये रेज इसमें बेंड हो करके इसके साथ फ्रिंज बनाएगी। तो सभी रेज को ना दिखा करके एक रेज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बाकी ये रेज भी जाएगी ऐसे, यहाँ से इस पर पड़ेगी, तो इसका पार्टली रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा, फिर जाएगी, आएगी, फिर ऐसे ही। तो सभी रेज का बिहेवियर ऐसे ही मिलेगा। तो ये प्लेट है जो 45 डिग्री पर सेट की जाती है, ये भी इसी के पैरेलल रहती है 45 डिग्री पर। ये होता है प्लेन मिरर, ये भी है प्लेन मिरर। अब देखिए जब ये रेज यहाँ से रिटर्न होती है, सभी जैसे ये जा रही है तो सब इस पर जाएगी, फिर उसी पाथ पर रिटर्न होगी क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ रही है। तो यहाँ पर आती है तो ये ग्लास प्लेट होगी जो ट्रांसपेरेंट है, तो इसका कुछ पोर्शन इधर चला जाता है रिफ्लेक्ट होकर के और कुछ इधर आएगा। तो यहाँ पर जो प्लेन मिरर होता है, जब रेज जाती है किसी ऑब्जेक्ट से तो उसका इमेज इसमें पीछे बनता है, ऐसे वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये वर्चुअल इमेज पीछे दिखाई देगा। ऑब्जर्वर जब यहाँ से देखेगा इस फेनोमेना को, तो इससे जो रेज आ रही है जो यहाँ रिटर्न होगी और कुछ रेज यहाँ से इधर जाएगी। तो ये आप लोग पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका इमेज उसमें बनता है वर्चुअल और पीछे प्रतीत होता है कि उस मिरर के अंदर हम दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरह से ये M2 का वर्चुअल इमेज इसमें बन जाता है, इसको लिखा जाता है M2 डैश।
तो ये ऑब्जर्वर को पता चलता है कि यहाँ पर दो मिरर है, एक पीछे है एक आगे है, आभास होता है ऐसा। ये रियल मिरर है और ये वर्चुअल इमेज होता है इसका। तो बीच में एयर पैरेलल हो जाएंगे ये दोनों। तो पैरेलल होंगे तो क्या होगा, अगर कभी ऑब्लिक कंडीशन में आते हैं तो इनके बीच में एयर फिल्म आ जाएगी। दोनों अगर फिल्म के रूप में लिया जाएगा, थिन फिल्म, इसको रियल मिरर और ये वर्चुअल मिरर के बीच में, तो ऐसा आभास होगा कि यहाँ पर एयर फिल्म होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1। और इसका थिकनेस ले सकते हैं कुछ, जितना भी वो वैरी कराया जाता है, स्केल रहता है यहाँ पर, वो एप्लीकेशन में हम लोग लेंगे। वर्किंग में इतना अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये ऑब्जर्विंग डिवाइस है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मतलब ऑब्जर्वर इसको देखता है। सभी सेटअप करने के बाद ये लेंस सिस्टम है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस लगा सकते हैं, या ये लेंस होता है क्रोमैटिक लेंस सिस्टम। इसका नाम है मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, या सीधे लिख देते हैं सोर्स। ये लेंस है, ये प्लेट P1 है जो 45 डिग्री पर सेट होती है, जैसे न्यूटन्स रिंग में भी था। तो ये रेज जा रही है यहाँ से, एक रेज इधर, और फिर रिटर्न होकर आ रही है। उसी तरह से ये रेज जा रही है, इसको मान लीजिए 2 रेज है, फिर रिटर्न होकर के आ रही है। दोनों टेलीस्कोप में जाएगी तो यहाँ से फ्रिंज बनती है और यही ऑब्जर्व होती है। तो इसका वर्किंग क्या होगा ये पहले हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसमें M1 M2 प्लेन मिरर है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ये 45 डिग्री पर सेट ग्लास प्लेट होती है जो पार्शियली रिफ्लेक्टर होती है, पार्शियली ट्रांसमीटर होती है। और इस प्लेट का फंक्शन है, इस प्लेट को कहा जाता है P2 जो होती है, ये इसका नाम है कंपेंसेटिंग प्लेट। जो P2 है कंपेंसेटिंग प्लेट है, इसको पाथ रिटार्डर भी कहा जाता है, पाथ रिटार्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का अरेंजमेंट है, सिंपल प्रिंसिपल को समझने के लिए। बाकी ऑपरेटर्स ये मिलता है कंपनी से बने बनाया आता है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर। लेकिन प्रिंसिपल क्या है इसका, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें ये ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या करता है, किस लिए बना है, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया। अब इसका जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो इसमें एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स होगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगा, 2 प्लेन मिरर होंगे जो एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। अगर दोनों को हम लोग कहीं भी मैच कराते हैं तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री लिया जाता है, तो फ्रिंज आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है। अगर इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए और ये दोनों में कुछ एंगल 90 से हट कर बनने लगे, तो फ्रिंज इसमें जो ऑब्लिक जो एयर फिल्म होती है ये ऑब्लिक बनने लगती है। तो फ्रिंज का नेचर अलग अलग आने लगता है। कभी फ्रिंज जब दोनों ये और ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कुलर फ्रिंज बनती है, और जब दोनों में कोई एंगल डेविएशन आ जाता है 90 डिग्री के अतिरिक्त और भी, तो फ्रिंज ऐसे बनने लगती है, इस तरह से हाइपरबोलिक आर्डर में दोनों साइड ऐसे बनने लगेगी। तो सर्कुलर फ्रिंज कब बनेगी, ऑब्लिक कब बनेगी, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इसमें मीनिंग इसका ये है कि सबसे पहले सभी ऑपरेटर्स को सेटअप कर लिया जाता है, उसके बाद यहाँ से लाइट को हम लोग बर्न आउट करते हैं।
तो ये लाइट यहाँ से लेंस से पास कराकर पैरेलल बना ली जाती है कि पैरेलल रेज हो जाए, और ये सभी पैरेलल रेज यहाँ पर जाएगी ऐसे, ये भी जाएगी, सभी कितना भी दिखा सकते हैं, सबका बिहेवियर ऐसे होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आप लोगों को अपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट में समझना है कि क्या होगा इसमें। तो यहाँ से अनगिनत रेज का इमर्ज होगा, सभी का यहाँ पर इसी तरह से व्यवहार होगा, ये आएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होकर जाएगी। तो इसको हम लोग इस रेज को जो ऊपर जा रही है इस पर नॉर्मली पड़ेगी, तो प्लेन मिरर का रूल है, रिफ्लेक्शन का लॉ है कि अगर किसी मिरर पर परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है तो जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जिस पाथ पर ये जा रही है उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। उसी तरह से ये जिस पाथ पर जा रही है परपेंडिकुलर पड़ेगी, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ से लाइट को अलाउ किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट शीट है जो सेमी सिल्वर्ड होती है, अर्ध पारदर्शी, आधा को पार करेगी और आधा को रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये जाएगी और इसी पाथ पर रिटर्न होकर आएगी। तो इंटरफेरेंस पहला इसमें टारगेट दिया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस को प्रदर्शित करने के लिए ये apparatus बनाया गया था। तो इंटरफेरेंस का कंडीशन है कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स दो सोर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो दो सोर्स में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तभी कोहेरेंट वेव क्रिएट होगी, और वही कोहेरेंट वेव सुपर इम्पोज होगी तो इंटरफेरेंस की घटना को बताएगी। तो यहाँ पर एक सिंगल सोर्स से आने वाली रेज है, दो पार्ट में ये बट जाती है, कुछ एम्पलीट्यूड या एनर्जी इधर जा रहा है और कुछ एनर्जी इधर जा रहा है। तो ये दो रेज क्रिएट हो गई, जैसे यंग्स डबल स्लिट में था कि डबल स्लिट हो गया, ये दो रेज यहाँ से ली गई, दोनों सुपर इम्पोज होती है तो वहीं पर फ्रिंज बनती है। तो इस टारगेट का पहला इंटरफेरेंस का यही कंसेप्ट होता है। तो इसमें सिंगल सोर्स से आने वाली रेज दो पार्ट में बट गई। जब दो पार्ट में बट गई तो ये दोनों फिर आ करके इधर आ रही है, ये भी आ रही है। अब दोनों मिल करके ये डिस्टेंस कुछ अपना अलग होगा, ये डिस्टेंस अलग होगा, तो ये अपने अपने पाथ से चल करके आएगी इसमें, और दोनों यहाँ पर दोनों रेज सुपर इम्पोज हो जाएगी और फ्रिंज यहाँ पर बना देगी अपना। तो सिंगल सोर्स से जाने वाली लाइट टू सोर्स में कन्वर्ट हो गई और दोनों सुपर इम्पोज होगी टेलीस्कोप के माध्यम से। तो इसमें लोकेलाइज्ड फ्रिंज है, जैसे अगर इसको हटा दिया जाए तो सीधे पैरेलल रे चली जाएगी इनफाइनाइट पर। तो इसको हम लोग इसके माध्यम से देख रहे हैं, फाइनाइट पॉइंट पर सुपरपोज करा लिया जाता है और देखा जाता है, ये ऑब्जर्वर देखता है। तो इस ऑब्जर्वर को यही अपीयर होता है कि कुछ रेज यहाँ से निकल रही है और कुछ रेज यहाँ से आ रही है। तो टू सोर्सेज यहीं से अपीयर होने लगते हैं। ये रियल सोर्स यहाँ है लेकिन वर्चुअल इमेज यहीं पर आ जाता है। तो इस ऑब्जर्वर को ये कुछ नहीं दिखाई देता है, यही दिखाई देगा M1 और M2 डैश, और एयर फिल्म बीच में लिया जाए एयर ही रहेगा क्योंकि इसमें अब आप वर्चुअल है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं लिया जाता है, एयर फिल्म लिया जाता है। तो ये इस ऑब्जर्वर को दो सोर्स यहीं से दिखाई देते हैं कि एक रेज यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। दोनों सुपर इम्पोज होकर के इसमें फ्रिंज बना देगी, और ये फ्रिंज जो होती है सर्कुलर ऑर्डर में ऐसे मिलती है, और बुलबुले की तरह देखने पर लगता है कि जैसे बुलबुला पानी में से उभरता हुआ बढ़ता है, ऐसे फूट जाता है। तो उसी तरह से फ्रिंज यहाँ पर बनती है, बढ़ते हुए ऑर्डर में फैल करके डिसअपीयर हो जाएगी, फिर दूसरी निकलेगी, अपीयर हो जाएगी। 1 मिनट में लगभग 90 या 92 फ्रिंज ऐसे बनती है। तो अगर वेवलेंथ काउंट करना है या वेवलेंथ डिफरेंस काउंट करना है तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, फ्रिंज को कैसे काउंट करेंगे देखेंगे सेटअप करके। तो ये इसका मैकेनिज्म है
अब दूसरा चीज है कि जो प्लेट ये लगाई गई है तो इसका फंक्शन आप लोग पढ़ते आए हैं कि 45 डिग्री पर प्लेट रख देने से रेज जो है नॉर्मली रिफ्लेक्ट होती है, और ये नॉर्मली रिफ्लेक्शन का वजह है कि जिस पाथ पर जाए उसी पाथ पर आ जाए। ये भी 45 डिग्री पर रखा गया है, इसी के पैरेलल रखा जाता है। इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, प्योर ट्रांसपेरेंट होती है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करे और कुछ इसमें ट्रांसमिट करे। अब देखिए इसका काम कुछ नहीं है, एक ही काम है कि जैसे ये रेज यहाँ पर आएगी तो इस कार्नर से इस ग्लास प्लेट में इंटर करेगी तो डेंसर मीडियम में चलेगी, फिर यहाँ से जाएगी रिफ्लेक्ट होकर एयर में, फिर आएगी तो इसको पार करेगी। जब पार करेगी इसको ऐसे तभी नीचे जाएगी, तो 2 बार ग्लास प्लेट में चलेगी, तो इसका पाथ डिफरेंस अलग हो जाएगा। तो इसको भी एक बार इसी तरह के ग्लास प्लेट में 2 बार पास कराने के लिए, जैसे एक बार इसमें जाए ऐसे जा रही है, फिर जब रिटर्न होगी तो इसको क्रॉस करके आए, तो ये भी 2 बार ग्लास में चले और ये भी 2 बार ग्लास में चल रही है, तो दोनों के पाथ डिफरेंस में कमी आता है। पाथ डिफरेंस आप लोग पढ़ते हैं कि जब 2 रेज के बीच में 0 हो जाता है तो मैक्सिमा अपीयर हो जाता है, तो कोई ना कोई ब्राइट फ्रिंज अपने आप बनने लगेगी। तो ये सब रेज है कि कौन कैसे चलेगी और क्या इसका प्रिंसिपल है। तो इसका नाम है कंपेंसेटिंग प्लेट या पाथ रिटार्डर। ये एयर में अगर इसको हटा दिया जाए तो ये केवल एयर में चलेगी, तो इसका पाथ फास्ट होगा, तो पाथ को रिटार्ड करती है, पाथ को कम करती है, स्लो करती है। तो रिटार्डेशन पढ़ते हैं आप लोग, तो ये पाथ को कम करती है, डेंसर मीडियम एक देती है इस रेज के लिए कि तुम भी धीरे धीरे चलो, ये 2 बार धीरे धीरे आ रही है इसमें से, तो दोनों मिल करके सुपर इम्पोज होती है। ऑब्जर्वर को ये सर्कुलर फ्रिंज तब दिखाई देगी जब एग्जैक्ट M1 M2 परपेंडिकुलर होंगे तो सर्कुलर बनेगी। अगर थोड़ा सा भी इसमें डेविएशन हो जाएगा तो फ्रिंज जो होती है सर्कुलर पाथ को छोड़ देती है और हाइपरबोलिक आर्डर में ऐसे बनने लगती है दोनों साइड। तो सर्कुलर देखा जाता है और उसी को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल माना जाता है। और इसी से आपकी ये जो प्रॉपर्टीज है जैसे वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिफरेंस है, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये ऑप्टिकल फेनामेना है, तो लाइट के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, इससे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, इस ऑपरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल दूसरे ऑपरेटर से कैसे डिफर है, ये सब हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। तो इसका वर्किंग यही है, देखिए इनका फंक्शन है M1 M2 का लाइट को रिफ्लेक्ट करना, इनका सेटअप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। M2 डैश का मीनिंग है कि ये वर्चुअल इमेज है, मिरर M2 का वर्चुअल इमेज है इन द M1। तो ये हम लोग आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हम लोग ये सब फाइंड करेंगे तो मिलेगा, कई बार इसको पढ़ना है, बनाना है। तो ये दोनों का फंक्शन हो गया। इसका फंक्शन है कि लाइट को ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट करे, ट्रांसमिट करे और फिर ये इसको पार करे, जो आ रही है उसको भेज दे टेलीस्कोप रीजन में। इसका काम बताया गया कि ये रेज एक बार इस ग्लास प्लेट से निकलेगी, फिर इसको क्रॉस करेगी, 2 बार ग्लास में चलेगी, तो ये भी 2 बार ग्लास में चले। इसका दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ यही फंक्शन है कि पाथ को ये क्या करे, रिटार्ड करे, कम करे, डेंसर मीडियम इसको भी प्रोवाइड करा दें। और यहाँ से जो रेज आती है तो इस ऑब्जर्वर को आभास होगा कि यहाँ से तो ये रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होकर जाएगी। तो इसमें आप लोग पढ़े हैं कि प्लेन मिरर में अगर परपेंडिकुलर कोई रेज जाती है तो उसका इमेज बनेगा पीछे, वर्चुअल होगा, इक्वल साइज का होगा, और जितना ऑब्जेक्ट दूर रखा जाएगा उतना ही इमेज इसके पीछे प्रतीत होता जाएगा। तो ये इसका इमेज है, इसका इमेज इसमें बनता है, दोनों के बीच में एक गैप रहता है। तो उस गैप को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है कि उसके बीच में एयर फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का
डायग्राम है। लाइट जलाएंगे, ये लेंस पैरेलल करके इस पर डालेगा, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, दोनों का सुपर पोजिशन होगा। आफ्टर सुपर पोजिशन फ्रिंज बनेगी, फ्रिंज को ऑब्जर्वर डायरेक्ट आंख से न देख करके किसी डिवाइस से देखेगा। वो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप होता है, इसमें आई पीस सेट करके देखा जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब इसका एप्लीकेशन जो होगा किस रूप में हम लोग करेंगे, तो पहला एप्लीकेशन है कि वेवलेंथ कैसे फाइंड होगा, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। वेवलेंथ डिफरेंस कैसे मिलेगा, वो भी एक लेक्चर होगा। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मिलेगा, ये होगा। अब देखिए फ्रिंज का नेचर यहाँ पर क्या होगा, तो इंक्लिनेशन, इक्वल इंक्लिनेशन की फ्रिंज बनती है इसमें, क्योंकि इसमें एंगल को वैरी कराया जाता है। हर रेज के लिए जो एंगल आएगा वो थोड़ा सा चेंज होता जाता है। तो इक्वल इंक्लिनेशन की फ्रिंज बनेगी और सर्कुलर बनेगी, तभी एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मतलब सुपीरियर माना जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डेविएट होती है सर्किल से तो भी ले लिया जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा इसमें परपेंडिकुलर आर्डर नहीं रह पाएगा तो फ्रिंज जो होगी सर्कुलर ना बन करके हाइपरबोलिक आर्डर में बनने लगती है ऐसे। तो ये सब वर्किंग में लिया जाएगा कंडीशन कि व्हेन M1 M2 आर परपेंडिकुलर, व्हेन M1 M2 आर ऑब्लिक, जैसे क्रॉस करता हुआ प्रतीत हो जाए इसको, कभी इधर से क्रॉस करे कभी इधर से करे, तो फ्रिंज कैसे आएगी, तो ये एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो थोड़ा सा वर्किंग इसका डिस्कस करते हैं। तो वर्किंग में हम लोग यही नोट करते हैं कि लाइट रेज मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, पैरेलल प्लेट जो P1 है इस पर पड़नी चाहिए, पार्टली इसका ट्रांसमिशन होना चाहिए, पार्टली रिफ्लेक्शन होना चाहिए। प्लेन मिरर से अगेन दोनों रेज जो है टेलीस्कोप जोन में जानी चाहिए, वहीं पर सुपर पोजिशन होगा और वही फ्रिंज ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। तो ये आप लोगों के सेकेंड ईयर के कोर्स में प्रैक्टिकल भी रहता है, न्यूटन्स रिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर कर सकते हैं, लैब में देख सकते हैं, फ्रिंज कैसे काउंट होगी ये सब सीख सकते हैं। तो इसका वर्किंग ऑपरेटर्स है, ये मैकेनिज्म है, और इसका मेजर फंक्शन क्या है, तो ये एक्सप्लेन किया गया है कि मेजर फंक्शन है इंटरफेरेंस की घटना को प्रदर्शित करना, लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करना कि वेवलेंथ कैसे काउंट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे काउंट होगा। अगर टू क्लोज लाइन है, जैसे आप स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं लाइमन सीरीज बामन सीरीज, तो इतनी क्लोज लाइन होती है कि वो आँख से दिखाई नहीं देती है, तो उस लाइन को रिजॉल्व करके देखा जाता है। जैसे आप कपड़ा है पहने हैं तो उसके दो धागे हैं, इतना क्लोज रहते हैं कि आँख उसको अलग करके नहीं देखती है, एक प्लेन देखती है ऐसे कि ये कपड़ा है। लेकिन वही माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कपड़ा का धागा जो होगा एक मार्कर जितना मोटा दिखाई देने लगेगा, तो आँख उसको ऑब्जर्व कर लेगी कि वो इसके बीच में गैपिंग है। तो उसी तरह से दो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, एक का वेवलेंथ λ1 है, एक का λ2 है। जैसे आप लाइमन सीरीज पढ़ते हैं बामर सीरीज, तो हर लाइन का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो उस क्लोज लाइन को रिजॉल्व करना मतलब अलग अलग करके देखना कि कितना इसके बीच में गैपिंग है, एनर्जी स्टेट जो दो क्लोज होगा कितना उसके बीच में गैपिंग है। जैसे सोडियम लाइट है, तो सोडियम लाइट का एक वेवलेंथ होता है 5890 एंगस्ट्राम और दूसरी का होता है 5893 एंगस्ट्राम। तो इसमें 3 एंगस्ट्राम का अंतर आता है, दोनों के बीच में गैपिंग रहती है, तो उसको सोडियम D1 लाइन कहा जाता है और एक को D2 कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो उसमें ये सब ऑपरेटर्स यूज होते हैं। इंटरफेरोमीटर है ये, इंटरफेरोमीटर का मतलब है कि इंटरफेरेंस की सहायता से किसी चीज़ का मापन करेगा ये कि क्या है कैसे है। तो रिफ्रैक्टोमीटर, इंटरफेरोमीटर, डिफ्रैक्टोमीटर, पोलराइमीटर, ये सब ऑप्टिकल डिवाइसेज हैं जो लाइफ में काम करती हैं और आपकी हेल्प करती है किसी न किसी रूप में। तो इसका वर्किंग हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से कि इसके बाद इसका पाथ डिफरेंस थियरी
एप्लीकेशन, वर्किंग पूछा जाता है एप्लीकेशन, तो इसका जो वर्किंग होगा वर्किंग, तो इसमें देखिए सबसे पहले ड्यूरिंग ऑपरेशन होल ऑपरेटस लाइक, अब इसमें जो सोर्स है और जो लेंस है प्लेट P1 P2, मिरर, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर M1 M2, उसके बाद ऑब्जर्विंग डिवाइस है, जैसे मान लीजिए टेलीस्कोप विथ ऑब्जर्वर या टेलीस्कोप लिख दिया जाए, आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, शोन इन फिगर। अब इसका नेचर बताया गया है कि दोनों परपेंडिकुलर होगा, एक एक्स एक्सिस पर होगा तो एक वाई एक्सिस पर होगा, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, लेकिन दोनों को कभी हम लोग अगर ट्राई करें कि ये दोनों ऐसे मिल जाए तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। तो ये सब शो नहीं किया जाता है, केवल एक्सप्लेन कर दिया जाता है कितना होगा। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज है व्हेन लाइट emerge out and parallel rays are incident at plate P1 पर पड़ेगी, where it is partly reflected as ray 1, जैसे इसको रे 1 हम लोग मान रहे हैं, रे 1 partly reflected ray 1 and going to mirror M1, and partly transmitted towards mirror M2। तो यही पार्टली जा रही है और यहाँ पर पार्टली जा रही है, कुछ M1 की ओर कुछ M2 की ओर जा रही है M2, तो यहाँ पर एज रे 2, इसको 2 से दिखाया गया है। अब यहाँ पर दोनों जब प्लेन मिरर की ओर जा रही है तो इनका रिफ्लेक्शन निश्चित है कि होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर के इस कोर पर आती है, इस प्लेट के जो रिफ्लेक्टर है, तो उसमें से भी फिर रिफ्लेक्ट होकर आएगी और ये सीधे इसको पार करेगी। जैसे ऐसे प्लेट है तो रिफ्लेक्टर यहाँ है और बाकी पोर्शन जो होगा इसको पार करके ये आएगी, इसी जोन में आ जाएगी, तो यही सुपरपोजिशन होगा। तो ये बोथ रेज जो होगी अगेन रिटर्न बैक विथ सेम पाथ एंड सुपर इम्पोज इन द टेलीस्कोप रीजन,
ये दोनों रिटर्न बैक होकर के इस रीजन में आ जाएगी। तो इस यहाँ पर हम लोग लेंगे देखिए रे 2, यहाँ के बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगेन रे 1, 2 आर रिटर्न बैक with same path and finally going towards telescope रीजन। तो फाइनली टेलीस्कोप रीजन में रिटर्न बैक होकर आएगी, टेलीस्कोप रीजन में जा रही है, गोइंग टुवर्ड्स टेलीस्कोप रीजन वेयर सुपरपोज होगी, सुपरइम्पोज्ड एंड formed the interference fringe बना देगी, which is observed by observer in थ्री नेचर में ऑब्जर्व होती है। तो देखिए जो फ्रिंज बनेगी ऑब्जर्वर उसको कैसे ऑब्जर्व करेगा, तो थ्री नेचर का मीनिंग है कि जब M1 M2 एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होंगे, जैसे मान लीजिए कि M1 M2 परपेंडिकुलर है, तो M1 M2 जब परपेंडिकुलर रहेंगे ऐसे, तो उस कंडीशन में इसका जो इमेज बनेगा, जैसे मान लीजिए कि ये M1 हो गया और ये M2 डैश हो गया, यही दोनों पैरेलल, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ये एग्जैक्ट पैरेलल आएगी। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज कीजिए कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे M1 का पोजीशन तो फिक्स है इस तरह से, ये M2 जो होगा, जो डॉटेड दिखाया गया था ऐसे, तो ये इसको क्रॉस कर रहा है इस तरह से, कहीं किसी पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है M2 M1, या इस क्रॉस का जो कंडीशन है ऐसे भी हो सकती है, M1 का पोजीशन है ये ऐसे क्रॉस कर रहा है M2 डैश, तो इस कंडीशन में जो फ्रिंज बनती है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होंगे ये, तो उस कंडीशन में फ्रिंज बनती है सर्कुलर, सेंटर होगा ऐसे, सर्कुलर फ्रिंज बनेगी एक सेंटर बना करके, और इस कंडीशन में जो फ्रिंज बनेगी उसका नेचर होगा इस तरह से उभरती हुई ऐसे बनेगी। तो ये हाइपरबोलिक आर्डर में ऐसे फ्रिंज अपीयर होती है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए इस टाइप की फ्रिंज ही यूज की जाती है, सर्कुलर बनाया जाता है, इसमें ऐसे उभार होता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस कंडीशन में सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। इसका मीनिंग होगा कि व्हेन M1 M2 आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों पैरेलल होगी। एयर फिल्म यही होती है, इनके बीच की फिल्म बनेगी। अब यहाँ पर एयर फिल्म जो होगी क्रॉस हो जाएगी, तो इसलिए सर्कुलर फ्रिंज नहीं बनती है, इसमें भी क्रॉस हो जाएगी तो नहीं बनेगी। तो ये यहाँ पर इस कंडीशन के लिए
होता है कि M1 परपेंडिकुलर होगा M2 के, इसमें M1 नॉट परपेंडिकुलर M2 होगा, ऑब्लिक पोजीशन में आ जाएगा। और यहाँ पर भी M1 नॉट परपेंडिकुलर M2, तो सर्कुलर होगी। इस कंडीशन में जो फ्रिंज बनेगी सर्कुलर होगी, और इस कंडीशन में जो फ्रिंज बनेगी, अब ये सर्किल नहीं है, हाइपरबोलिक आर्डर में आती है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइपरबोलिक आर्डर में ये फ्रिंज बन जाएगी। ये भी इस एक का रुझान होगा राइट साइड ऐसे, तो दूसरे का होगा लेफ्ट साइड ऐसे, और ये सर्किल बन जाएगी। तो तीन तरह से ऑब्जर्वर इसकी फ्रिंज को ऑब्जर्व करेगा, और तीनों का कंडीशन क्या होगा, जल्दी एग्जैक्ट नहीं परपेंडिकुलर हो पाता है, थोड़ा सा भी 1 डिग्री भी अगर इधर उधर हो जाता है तो फ्रिंज कटने लगती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होते हैं जो कई दिनों में होते हैं, कई सप्ताह भी लग जाते हैं सेट करके इसको ऑब्जर्व करने में, देखने में। अब आजकल तो कंप्यूटराइज सब सिस्टम आ गया है, तो आप जल्दी से इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तरह तरह की डिवाइसेज हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये होगा इसका वर्किंग मैकेनिज्म, नेचर ऑफ फ्रिंजेज। और एक कंसेप्ट ये है कि इस फ्रिंज, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इन द माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर पाथ रिटार्डर प्लेट क्या होती है, तो ये कॉमन सेंस लगाकर कोई भी एक्सप्लेन कर देगा कि फंक्शन ऑफ प्लेट P2 लिया गया था। तो फंक्शन ऑफ जो प्लेट P2 है ये पाथ रिटार्डर का काम करती है। जैसे फर्स्ट रे ग्लास प्लेट P1 में 2 टाइम्स चलती है, उसी तरह से सेकेंड रे ग्लास P2 में 2 टाइम्स चलकर पाथ डिफरेंस को कम करती है। तो ये इसका मैकेनिज्म होगा, कंसेप्ट होगा कि पाथ रिटार्डर प्लेट क्या करती है, तो 2 टाइम्स ट्रेवल कराती है इस लाइट को, ये होगा। अब दूसरा चीज देखिए, जैसे कोई रेज जब 2 बार रिफ्लेक्ट होती है, जैसे यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो यहाँ थिन फिल्म के केस में आप लोग पढ़े थे कि रिफ्लेक्टेड फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंसेज होते हैं उनका फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू एफ टी कास थीटा आर इक्वल टू, यहाँ पर एन लेमडा था। रिफ्लेक्शन के केस में तो डार्क बन रही थी, तो यहाँ पर उल्टा कंडीशन होगा, क्योंकि ये 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है। तो 2 बार रिफ्लेक्ट कोई चीज़ हो जाता है, यानी 2 बार रोटेट करा दिया जाए, तो एक बार रिफ्लेक्शन पर 180, दूसरे पर भी 180 बराबर 360, तो सेम फेज में आ जाएगी। तो इसका कंडीशन क्या होगा, पाथ डिफरेंस एप्लीकेशन क्या होगा, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका जो पाथ डिफरेंस कंडीशन होता है ये होता है ब्राइट के लिए, और ब्राइट म्यू एफ एयर है, तो ये म्यू एफ को हम लोग 1 ले लेंगे, तो ब्राइट के लिए होगा। और ये होता है 2 म्यू एफ टी कास थीटा आर इक्वल टू 2n + 1 लेमडा बाई 2, तो ये होगा फॉर डार्क फ्रिंज। तो ब्राइट के लिए, डार्क के लिए कंडीशन क्या होगा, इसमें इसका हम लोग यूज करेंगे जहाँ ज़रूरत होगा। तो ये 2 कंडीशन हो गया जो पीछे एक्सप्लेन हुआ है, उसका एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तो ब्राइट के लिए क्या होगा, डार्क के लिए क्या होगा, एप्लीकेशन करना होगा वेवलेंथ के लिए, तो ये सब टर्म यूज होंगे। तो माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर का फंक्शन क्या है, जियोमेट्री क्या है इसकी, किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन है, ये एक्सप्लेन कराया गया। कंबाइंड वर्किंग क्या है इसका, फ्रिंज का नेचर कैसा होगा, अब तक ये चीज़ बताया गया। पाथ डिफरेंस इसमें जो अलाउड होंगे वो कैसे होंगे ये बताया गया। एयर फिल्म का मीनिंग क्या है, तो इसका जो वर्चुअल इमेज बनता है M1 में वो इसके पीछे बनेगा, दोनों के बीच में जो इंटरवल दिखाई दे रहा है स्पेस इंटरवल, उसी को कहा जाता है एयर फिल्म। तो एयर फिल्म जब इसमें लिया जाएगा तो म्यू एफ को क्या ले लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2t कास थीटा आर इक्वल टू एन लेमडा।
परपेंडिकुलर जा रही है, आ रही है रेज, तो यहाँ पर थीटा आर जैसे जब परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं मिरर पर, तो थीटा को 0 लिया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मली इंसिडेंस कहा गया था। तो उस कंडीशन में 0 हो जाएगा तो कास थीटा आर का मान 1 हो जाएगा। तो ये सब एप्लीकेशन में लिया जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस किए कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है, किस तरह की डिवाइस है, इसका फंक्शन क्या है, क्या क्या ये करता है, किस चीज़ को फाइंड करता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसकी फ्रिंज की नेचर कैसी होगी, कैसे ऑब्जर्व होगा, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। तो ये हम लोग डिस्कशन किए इस लेक्चर में। अब इसका एप्लीकेशन या अदर प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।